अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, कौमी असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन और 3 जो सूबाई असम्बली के हलके थे उस पर इलेक्शन। तफसीलात आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार हैं। और वही हुआ कि पहले 20 नशस्तों में से PTI के हिस्से 15 आई थीं, और अब जो 8 हलकों में इलेक्शन हुआ उसमें से 7 पे जनाब आली मरतबत क़िबला व काबा इमरान ख़ान वो ख़ुद सामने थे, और वज़ीर आज़म भी रहे और रुकने कौमी असम्बली होते हुए अभी उनका इस्तीफ़ा कबूल व मंजूर नहीं हुआ, और वो मज़ीद 7 हलकों में सामने आए। और जो शुनीद है कि 6 में उनकी जो है वो सूरत हाल बेहतर है, आगे है। 2 फिर भी सुनने में जो अभी तक आ रहा है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, लेकिन अगर फिर भी वो 2 लूज़ कर गए तो कर गए। लेकिन अब वो ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन तो बड़ा वो है, वो समझ रहे हैं ना जो वो कहते हैं हमेशा कि वो तो वो है। लिहाजा उसके साथ साथ क्या वो जिस पे ऑलरेडी MNA थे वो छोड़ के किसी और जगह को वो एजाज़ बख्शेंगे, या ये फिर खाली रहेंगी, फिर इलेक्शन होंगे। और अपनी मकबूलियत का ग्राफ चेक करने में उन्होंने अगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं, पता भी लग गया, चेक भी हो गया, ये सारी बातें हैं। और फिर क्या, ये भी पूछेंगे। हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी हैं और ख़ास तौर पे PTI के रुकन कौमी असम्बली, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वन मैन शो ही रहेगा, मज़ीद पनपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सियासी जमात को मज़ीद निखार लाने के लिए दीगर रहनुमाओं पे भी भरोसा करना होगा, या ये ना हो कि जनरल इलेक्शन हो तो 272 नशस्तों पर ही खान साहब भी नज़र आए, जिधर देखता हूँ उधर ट्वीट हुआ है। लिहाजा हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बात करनी चाहिए। शकील बातें हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह की हों जिससे फिर घर में बैठे हुए मियाँ बीवी भी लड़ने लग जाएं और ज़बान ऐसी इस्तेमाल हो जो हम आजकल माशाअल्लाह देख रहे हैं। उससे एतराज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। इसी मौजू पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खेलदास कोहिस्तानी, रुकन कौमी असम्बली नून लीग से। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और बरदरम सरदार सलीम हैदर, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी के मंजे हुए रहनुमा हैं। और हमारे साथ मुल्तान से स्काइप पे हैं जनाब बरदरम मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब, रुकन कौमी असम्बली PTI से। ये भी मैं पूछूंगा ख़ान साहब से कि आपको रुकन कौमी असम्बली कहा जाए या मुस्ताफ़ी रुकन कौमी असम्बली कहा जाए। इसके साथ कोशिश करेंगे कि जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबरा शाह अवैस नूरानी से भी हमारा रब्ता हो, उन्हें भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। इजाज़त हो तो मैं ख़ान साहब की तरफ पहले चला जाता हूँ। मुल्तान चलते हैं। ख़ान साहब की मकबूलियत पे आपको मुबारक। और मुल्तान के हवाले से इजहार ताज़ियत क्या कहेंगे आज के पूरे मार्के के हवाले से? सबसे पहली बात तो ये है जी कि मैं बिल्कुल बड़े खुश दिली के साथ मुबारक भी और ताज़ियत भी दोनों कबूल करता हूँ। हमारे ये जो रिजल्ट्स खान साहब के सामने आए हैं, ये पब्लिक ओपिनियन है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की है, और करने के लिए पाकिस्तान के अवाम अगर इमरान खान के सिर्फ इलेक्शंस को ले लें तो 86% रिजल्ट इस वक्त आ रहा है, क्योंकि वो जो 7वीं सीट वाली उसकी पोजीशन ये है कि वहां पर पुलिस वाले अपने हाथों से ठप्पे लगाते हुए पकड़ लिया और वो सारी वीडियोज आ गई हैं। तो अगर वो उस पर अब स्टे आ जाता है कि ये डिक्लेयर नहीं हो सकता इसका रिजल्ट, मैं इब्राहिम भाई मैं ताकि मैं फिर आप बोलिएगा, मैं 2 बातें ज़रूर कहूँगा कि अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत है तो वो तो फिर जो बाइडन के बयान के बाद तो मेरा ख्याल है सजदा साफ भी करना चाहिए। दूसरी बात ये, गुलाम अहमद बलोर साहब ने आपकी सूबाई हुकूमत है KPK में, वहाँ नताइज मानने से इनकार कर दिया कि जी ठप्पे वहाँ पे भी लगाए गए हैं और रिजल्ट नहीं दिए गए। तो ये क्या मामला है? हम इसी तरह ही चलते रहेंगे हर तरफ? देखिए, इसलिए हमने EVM आ जाए ताकि ये हमेशा से ये जो इल्ज़ाम तराशी की एक रूटीन चली हुई है उसको ख़त्म होना चाहिए, और हमें जो है तमाम रिजल्ट्स को ओपनली करना एक्सेप्ट करना चाहिए।
अब क्योंकि हमें हक है कि हम अलीर की सीट पे कह रहे हैं कि वहां पर हमें तो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, अगर ऐसा कुछ मौजूद है तो उनको पूरा हक हासिल है कि उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सही लेकिन सही। एक चीज क्लियर कट सामने आ गई है कि खान साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, और ये 13 जमात मिल के भी उसके बावजूद जो है वो खान साहब के लोग तो उधर की बात करते थे, वो 80-85% वोट जो है उन्होंने सिक्योर कर लिया, चाहे वो नेशनल असेंबली है चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब तीनों नशिस्तों में से। सही। खेल दास कोहिस्तानी साहब, आप भी कबूल करते हैं, बल्कि आप 3 दफ़ा कबूल करना पड़ेगा आपको। देखें फैज़ी साहब, पहले तो मैं जो आपने इंट्रो में बात की, मुझे मैं तो इस ज़मनी इलेक्शन को ज़मनी मजाक समझता हूँ, और ये एक तमाशा एक शख्स ने लगाया हुआ है, पूरे निज़ाम को 6 महीने से उसने यरगमाल किया हुआ है। और जो इन्होंने कहा कि मकबूल है, तो कौम के पैसों से मकबूलियत चेक की जा रही है, जिसको कल फिर पार्लियामेंट में नहीं जाना है, और कोई उससे उस पार्टी को या इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होना है, और आवाम का नुकसान ही होना है उन हलकों में जो ये इम्पोर्टेड कैंडिडेट गया है, जहाँ पे ये अभी गैर हतमी कुछ हलकों में इसकी कामयाबी का बता रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेड फिर कल फिर ज़मनी इलेक्शन होना है। पैसा इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तानी अवाम का टैक्सेस का वो खर्च हो रहा है, और मिलना कुछ नहीं है। और ये 4.25 साल खुद वज़ीर आज़म रहा है, तब भी इसके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी, इसकी कोई अहलियत नहीं थी। तो सिर्फ ये एक आके पूरे निज़ाम को, या जैसे आज सुबह उसका एक ट्वीट था, उन्होंने पीडीएम को भी टारगेट किया, इलेक्शन कमीशन जो इसकी रवायत है दबाव डालने की, और नामालूम अफराद को। मगर आप देखें ना, ये जो मौजूदा मुश्तरका हुकूमत है, इन्होंने एक रवायत भी रखी है। इनकी जब 4.25 साल में हुकूमत थी, हमने तमाम ज़मनी इलेक्शन जीते उस दौरान, और उन्होंने दस्का में जो कुछ किया, धुंध आई, जो वसाइल सरकारी इस्तेमाल किए, जो डंडा चलाया, जो कुछ किया उन्होंने, वो भी कौम के सामने है। हमने हुकूमत जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, हमने एक नई रवायत रखी, और हमने जो उस वक्त नताइज को तस्लीम किया। आज भी आप देखें, हमने कोई अपने वसाइल या हमारे लीडरशिप की, हमारे वज़ीर आज़म की, हमारी इत्तेहादी हुकूमत की पूरी जो तवज्जो है, इस वक्त पाकिस्तान सैलाब में सिंध सूबा और बलूचिस्तान डूबे हुए हैं, लोग सड़कों पे, उनकी ज़िंदगियां आज भी दाव पे है। हमारी पूरी हुकूमत की कोशिश है, और महंगाई है जो इनकी वजह से है, जिसकी कीमत आज PMLN ने अदा की है, जो हार की सूरत में, वो इनकी वजह से, इनकी नालायकी, इनकी नाअहली की वजह से वो हमने बोझ लिया। हमने रियासत को तरजीह दी, सियासत को तरजीह नहीं दी। तो हम सारी आज भी हम चाह रहे हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म हो। वज़ीर आज़म थरकोल में थरपार कर बैठे होते हैं, कभी दादू वो जाते हैं, कभी वो, हमारी सारी तवज्जो उस पर लगी हुई है। मगर ये सारा एक शख्स जो है, इस सारे निज़ाम को यरगमाल का लगा के करके तमाशा लगाया हुआ है, और कल भी ये एक और तमाशा लगाने के लिए तैयार है। चलो, आप समझते हैं कि अवाम में आप मकबूल हैं, आपको कुछ कामयाबी मिली है, तो आप आ जाओ पार्लियामेंट में ना, यही एक फोरम है। तो आप फिर लॉन्ग मार्च किसके लिए करने आ रहे हो? सही और किसके खिलाफ करने आ रहे हो, और किसको हराने आ रहे हो? अगर अवाम आपके साथ है, आप इंतज़ार करो इलेक्शन का, आप आ जाओ, अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर रखो। हम कोई गैर जमहूरी अंदाज से नहीं है। हमें आइनी तौर पे ये जो हमें इजाज़त थी, हमने उसमें कामयाबी हासिल की, इनको शिकस्त दी, और इसके लिए खुली हुई है। और दूसरी, हुकूमत को अददी अक्सरियत से आज फ़ायदा हुआ है कि इनके MNA जो ये कल फिर रिज़ाइन देगा, फिर इसमें ज़िमनी इलेक्शन होना है, फिर ये तमाशा लगना है, फिर ये सर्कस लगना है, फिर ये कौम के पैसे ज़ाया होने हैं। और ये पार्लियामेंट को जब आप जूती की नोक समझते हो, उसको छोड़ के आ जाते हो, तो फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो कौम का? एक राउंड पूरा कर लें। सरदार साहब, जिस तरह खेलदास साहब फरमा रहे हैं कि फिर अगर एक ही शख्सियत ने असम्बली में रहना है और बाकी नशिस्तें फिर उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, तो फिर तो हुकूमत के फ़ायदे में नहीं जा रहा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल फैज़ साहब, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, ये तो कोई तुक ही नहीं बनती ना कि तमाम सीटों पे आप खुद ही उम्मीदवार हो गए, मुल्क और कौम का पैसा आपने ज़ाया किया, लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया।
और फिर जो सीटें आप जीतेंगे आप फिर वो छोड़ देंगे। तो ये तो एक मेरे लिए तो एक अजीबोगरीब ड्रामा है। लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारा एक मकबूलियत का ग्राफ भी पता चल गया और पता चल गया कि खान साहब बड़े देखिए मकबूल लीडर मकबूलियत का ग्राफ जो है, इस पे इन्हें कोई इतने ढोल बजाने और नाचने गाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सामने है 2 सीटें जो ये आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुल्तान वाली भी और मलीर वाली, कराची वाली, वो दोनों इनकी सीटें थी। और इनके अपना कराची वाली सीट पे अभी इनका लीडर जो सबसे पॉपुलर लीडर जिसे ये कहते हैं वो खड़ा था, और पहले सीट से वो नहीं जीता, इनका एक आम एमएनए जीता और वो जीत गया। और जो पॉपुलर लीडर है वो मेरा ख्याल है अभी तक 10,000 की लीड हो चुकी थी, उससे हार रहा है। और बाकी सीटों पे आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा पे जो इनका अपना सूबाई गवर्नमेंट भी इनकी है और अरसा दराज से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम वसाइल भी इनके हैं। उन सीटों पे देखें कि एक बलोर वाली सीट, बलोर साहब वाली सीट को छोड़ के दूसरी दोनों सीटों पे बहुत थोड़ा मार्जिन है। और आप एएनपी के एक एमएनए से लड़ रहे हैं और अपना जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना साहब से लड़ रहे हैं, कोई फजल रहमान साहब इनके मुकाबले में नहीं है। जबकि दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो खुद लड़ रहे हैं। और अगर आप देखें कि वहाँ पे अगर इनका कोई एमएनए या मिनिस्टर होता तो वो तो 20-25 हज़ार से वहाँ से हारते। और पंजाब में भी आप देख रहे हैं ननकाना साहब वाली सीट पे वो कितना सा मार्जिन है। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई बीन बजाने वाली और ढोल बजाने वाली बात कोई नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी इंशाल्लाह आगे चल के 2 महीने 4 महीने बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसमें रिजल्ट जो है इससे भी इनके लिए ख़राब है। लेकिन उससे पहले अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद की तरफ तो मेरा ख्याल है जो पिछला वो पंजाबी में कहते हैं इनका तरा निकला है, उससे ज़रा ये आप देख लें, कहते रोज़ ही हैं कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आने की कोई बात इन्होंने की नहीं है। पिछली बार जब आए थे, जब सच होता है ना उसको फिर फेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप लाहौर तो जो है ढोल बजाते रहेंगे, वहाँ पे आप जलसे जुलूस करते रहेंगे कि हज़ारों लोग, जब आगे से कुछ रुकावट होगी तो फिर पीटीआई वालों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं जो कोड़े भी खाते हैं और डंडे भी खाते हैं। इब्राहिम खान साहब, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, बरदर बुजुर्गवार के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ खान साहब की जो तोपों के रुख थे, अब जब आप मकबूलियत भी चेक कर चुके, खान साहब अगर जीत गए हैं, अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ तो फिर रुख नहीं होगा, वो ज़बान तो इस्तेमाल नहीं होगी। और क्या सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है कि गलती हो गई जी, नहीं आइंदा कहेंगे, उन्हें भी अगर सिविल जज ही समझ लिया जाए, क्या ख्याल है आपका? देखें, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। सबसे पहली बात ये है कि इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद, इस चीज के बावजूद कि उनको पता है कि खान साहब ने नहीं जाना, लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने, जिनको ये बेवकूफ कह रहे हैं कि जो उनको बेवकूफ है, बेवकूफियां को बेवकूफ है, ये ज़ियाउल हक की जो नाजायज औलाद है, इन्होंने अपने, जिस तरह से ये पाकिस्तान में माफिया के तौर पे आके इन्होंने अपने पंजे गाड़े हैं इन 2 खानदानों ने, इनके लिए ये लम्हा है कि एक शख्स अकेला तनहा जो है इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और ये 13 स्टूजीज जो हैं वो इकट्ठे होके फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और इनको अब समझ जाना चाहिए कि हम ये सिर्फ एक बात का मुतालबा कर रहे हैं कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि इस मुल्क में वो हुक्मरान होगा जिसको पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम चाहेंगे, ना कि ये हाउस से बैठ के और मिन्नत करके और लोगों के जमीर खरीद, अमीरों के सौदागर जो हैं समझ में आए हैं और जो इनके सपोर्टर हैं, जिनका कि अगर कोई ले ले तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े असेंबली के जो है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर को उम्र का लिहाज भी नहीं किया जाता और उसको नंगा करके पीटा जाता है। तो मुझे आप बताएं ये किस मुल्क के कानून में के अंदर किस्म की हरकत होती हैं
कि ग्रेड 22 के अफसर के खिलाफ अगर आपके सेनेटर ने कोई बात कर दी है, वो नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उठा के उसको जो है नंगा करके मारना, ये उस असेंबली का हिस्सा है। उनको शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ करना नहीं, चाहिए। वैसे खान साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी जी हमारे सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी हैं, दीगर हैं, न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि बकौल जनाब बशीर मेमन के खान साहब ने ख़ुद कहा कि मुझे इनकी चीखों की आवाज़ें आनी चाहिए। सर साफ़ियों ने भी तो इंसान समझो ना, उनके साथ अब माजी में जो करते रहे, और अब अगर ये भी एक सवाल है मेरा वैसे आपसे, आपके साथ आपको पता है बशीर मेमन का ओरिजिन कहाँ से है? बशीर मेमन इंटीरियर सिंध से है, और बशीर मेमन का जो है उसका वहाँ पे रहना, उसके बीवी बच्चों का रहना जो है वो बहाल कर देना था जरदारी साहब ने, अगर वो इस किस्म के बयान ना देता। उसके लिए ये लोग देखिए, माफियाज का एक अपने टैक्टिक्स होते हैं, अपने तरीका वारदात होती है, जिसके तहत सिंध का तो कोई हारी गरीब जरूरत ही नहीं कर सकता। लेकिन भाईजान हमारे साफी तो अंदर हुए ना, उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता। हमारे साफी तो अंदर हुए ना, उन पे तो तशद्दुद हुआ। चले बशीर मेमन को छोड़ दे, साफियों को तशद्दुद करना ये भी तो दुरुस्त नहीं था ना। काश के इस पे भी तो बात किया करें कि यार गलती भी हो सकती है। सहाफियों देखें कोई हुकूमत के अपने इजहार को रोकना या उनके खिलाफ पुरतशद्दुद किस्म के करना, कोई भी गवर्नमेंट करे वो दैट इज कंडेमेबल। ठीक है जी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है पूरी मुल्कों में हुआ करते हैं, और ये होने चाहिए, इसको किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अमेरिका में आप जाके देखें, वो अपने प्रेसिडेंट के मुतालिक ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन मजाल है कोई सिस्टम का एक्शन हो। हमारा मुल्क है जहां पर मकसद है कि यहाँ पे असेंबली जो है, देखिए लोगों की जो चले ये जो आपने ये इब्राहिम खान साहब, ये जो आपने मुबैना इल्ज़ाम लगाया, जरा सरदार सलीम साहब ये आप बताए ना कि ये जो कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने उनको छोड़ना नहीं था, इंटीरियर सिंध में रहते हैं, जरा दसो ना जी। इनके देखे ना ढेर सारे जो MNAs हारे हुए, ज़्यादातर हारे हुए हैं और जीते हुए वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसको जरदारी साहब ने वहाँ पे फांसी पे चढ़ा दिया सिंध में? सारे अपनी रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो ये एजिटेशन कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे जलसे जुलूस कर रहे हैं। कौन सा इनके साथ ज़्यादती वहाँ पे जो हुई है? और दूसरी, मुझे ईमानदारी से बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जब इनका लीडर, पार्टी का लीडर जो देखें, जो पार्टी का सरबराह है, जिसके इनके बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, बस एक ही बात है कि उसे नंगा करके मारा है। इसको अभी आजम स्वाति को वो गिरफ्तार हुआ है, रात को सुबह पेश हुआ है, कहते हैं जी नंगा करके मारा है। पहले जो इनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे उन्हें कहा कि इनको नंगा करके मारा है, और साथ उस बेचारे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा कि इसके साथ जिनसी ज्यादती भी हुई है। माजरत के साथ, ईमानदारी से मैं जब ये इनकी बातें सुनता हूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है उस पर। अब वो बेचारा जो इनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, इस उम्र में जो इन्होंने इल्जाम उस पर लगा दिया, उसके बाद आपने देखा है वो किसी जगह आया है? ओहो खेलदास साहब, मैं देखो, मेरा ताल्लुक सिंध से है, और मैं आपको बशीर मेमन के हवाले से बात कहूँ, ये वो इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि वो जरदारी साहब के कहने पे या उनके दबाव पे किया है। उसका भाई बशीर मेमन का GDA मटियारी डिस्ट्रिक्ट का सदर है। वो मखदूम फैमिली के सामने इलेक्शन लड़ा है PS में, उसने 35,000 वोट लिए। वो सियासी तौर पे उसकी फैमिली पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है हमेशा। इस वक्त भी GDA इनकी इत्तेहादी थी है, और वो उसका डिस्ट्रिक्ट सदर है इस वक्त भी। इस वक्त भी वो आइंदा के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना आपके, देखें अगर आपको कोई है तो आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, आपके लिए तो इतवार को भी कोर्ट्स खुल जाती है, आपको घर बैठे ज़मानत भी मिल जाती है। आप बशीर मेमन को कटहरे में खड़ा कर दें। बशीर मेमन साहब ने 50 प्रोग्राम में आके खुल के बताया कि इमरान खान ने उसको बुला के कहा कि आप शहबाज शरीफ पे केस बनाए, मरियम नवाज़ पे बनाए, ख्वाजा आसफ पे बनाएं, आप इस तरह जो है करें। ये वो बार हाँ कह रहे हैं, मगर आज तक इमरान खान ने उसका तस्दीक या तरदीद नहीं की। उनको आके बताना चाहिए कौम को, क्योंकि DGA FIA थे,
और एक बड़े पोस्ट पे वो बैठे हुए थे। उसने वक्त के हुक्मरान, वक्त के वजीर आज़म, उसकी हुकूमत के दौरान उसने ये बात की है, ये नहीं कि आज की है। उस वक्त ये की थी जब इमरान खान वजीर आज़म थे, तो उसको इंतकाम का निशाना बनाया गया, उसकी फैक्ट्रियों को बंद किया गया, उसके कारोबार को बंद किया गया। इमरान खान जैसी फ़रौनियत, फाशिज़, मैं समझता हूँ जो जिस तरह बशीर मेमन के साथ उन्होंने इंतकाम अपनी हुकूमत में लिया, या और भी ऐसे कोई मुतासरीन हो गए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप आके बताएं कौम को, बुलाएं, कटहरे में खड़ा कर दें अगर बशीर मेमन झूठ बोल रहा है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने ये सब बातें की है, उसके गवाह भी मौजूद है उनके पास, उनका भी वो बार बार जो है इज़हार ख्याल करते रहे हैं। तो बात ये है कि देखें, इनके पास में ये, हमें सिर्फ ये बता दें, जो शख्स 176 MNA उसके साथ थे, वज़ीर आज़म था, 4 साल में पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दे सका। अगर 4-5 सीटों पे जीत के फिर रिज़ाइन दे देगा, मतलब असेंबली में नहीं आएगा, तो क्या डिलीवर करेगा? इस वक्त को मुल्क को क्या ज़रूरत है, हमारी मईशत को क्या ज़रूरत है, हमारी जमहूरियत को क्या ज़रूरत है, हमारे पार्लियामेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ये भी चीज़ लगानी पड़ेगी। आपने मुल्क को दाव पे लगा के अपनी ख्वाहिशात, अपने इक़्तिदार के हवस के लिए, और आप हमें बताएं कि आप सिविल बालादस्ती चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? आप तो आज भी कह रहे हैं आओ मुझे न्यूट्रल को कह रहे हैं न्यूट्रल ना है, मुझे पावर दे दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे कुर्सी पे बिठा दो। भाई तुझे बिठाएगा कौन? तुम 4 साल बैठ के तुमने जो मुल्क का अशर किया है, आज जो ये हम कीमत अदा कर रहे हैं महंगाई की, हम इन चीज़ों को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को दुरुस्त समझ में ले जा रहे हैं। एक सवाल इब्राहिम खान साहब जीतने के बाद असम्बली आ रहे हैं, आप क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहेंगे हमें? देखिए, क्लियर कट आपको एक बात बता दूं कि हम इनके रब फेस कर रहे हैं, रबिंग देयर नोज हम कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं कि आप डिफॉल्टर, आपके पे फर्द जुर्म आयद होने वाली, और आप उठ के वजीर आजम बना दिए जाते हो, और भतीजी को उठा के, जो खुद कहती है मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है? फिर उसका भाई जो है उसका बन जाता है सुल्तानी गवाह कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है और इसकी बेनिफिशियरी और हमारी बहन है। उसके बाद मौजूदा अदालतों के फैसलों पे आए ना, आप वही वो रिवाइंड करके ना सुनाए चीजें, आप अदालतों के हवाले से खान साहब बताए ना, अगर अदालत ने कोई फैसला दे दिया है तो पिछली कहानियां, वरना तो मैं आज कामरान खान साहब का एक जियो का प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सीता वाइटोटेरियन की बातें थी, तो मसला तो फिर वही आ गया, माजी में ही रहना है या हमने आगे भी बढ़ना है? सैलाब के मामलात हैं, मुल्की मसाइल है, उनका हल है। अगर हम पिछली भाई बात ये है, सुने, आप मेरी बात सुनेंगे ना, मुझे जवाब देने दीजिए। सीता वाइट हो या जो को भी हो, वो किसी की पर्सनल जात के मामलात है। मैं इनके को बहुत मुल्की मफादात के खिलाफ एक जो ये इन लोगों ने मुल्क का 16 अरब रुपए लूटा, और उसके 4200 जो है सफात पे मुश्तमिल उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी वजह से वहां का जो ऑफिसर था उसकी भी डेथ हुई, और वो सारे मामलात जो हैं, ये मुल्की जो मामलात हैं उनके मुताल्लिक बात करें। जातियात पे जाने से जो है वो अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वाज़ेह इनको अभी मिल गई है। मैं खास साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ कि ताकि अदालत के फैसलों पे अब जो अदालती फैसले हैं उस पर क्या कहेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगा, प्रोग्राम में फ़ोन लाइन पे हैं हमारे साथ जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह जनाब शाह अवैस नूरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वैस भाई, आज मार्का हो गया ज़िमनी इलेक्शन का, और हमें आगे कैसे बढ़ना है? हम अगर पिछली ही बातों को दोहराते चले जाएंगे तो क्या मंजिल मिलेगी, क्या अहदाफ हासिल होंगे पाकिस्तान के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से? आज के दिन पे क्या कहते हैं और मुस्तकबिल के हवाले से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। देखिए, इस सख्त तरीन माशी फैसलों और नियाजी सरकार की खुली बदमाशी, हुकूमत की लालच के बावजूद, इमरान खान ने खुद मैदान में आने के बावजूद मकबूलियत की रीत की तरह सर्क रखी है। इंशाअल्लाह ताला मैं ही समझता हूँ कि मईशत पर जो बारूदी सुरंगें इन्होंने बिछा के हमारे लिए गए थे,
इमरान नियाजी साहब ने, ये इंशाअल्लाह ताला इनकी सुरंगों को हम खत्म करेंगे और जमहूरियत पसंदों को इंशाअल्लाह ताला जो अहबाब हमारे साथ एलाइज है सारे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला सागदार साहब के आने के बाद एक बेहतरी आई है माशी तौर पे दुनिया भर के अंदर। आज भी वो देखें आप IMF से जो माशी प्रोग्राम जिस पर डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भी वक्त लगेगा थोड़ा सा। आप स्पेस के ये इनके पास तो इनसे पूछा जाए कि आप पूरे 4 साल इक़्तिदार में बैठे रहे, आपकी कारकर्दगी क्या है, तो ये सिफर बताएंगे आप। इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने वो किया इस मुल्क के साथ जो दुश्मन ममालिक किसी मुल्क के साथ नहीं करता। इन्होंने क्या नहीं किया? कश्मीर का सौदा इन्होंने किया, फाटा का इंतजाम इन्होंने किया, गिलगित बल्तिस्तान से इन्होंने तबाह किया, माशी निज़ाम इन्होंने तबाह किया, डॉलर को इन्होंने पंप करके 180 190 पे लेके गए। 106 और 108 के बीच में 2018 के इलेक्शन में शायद खाकाना पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ये तो कभी किसी ने पूछा है कि 180 पे कैसे चला गया? इन्होंने जाने से पहले इनको पता था कि अब मैं कमजोर पोजीशन पे हूँ, मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान कामयाब हो जाएगी। इन्होंने जानबूझ के पेट्रोल की प्राइसें, बिजली की प्राइसें बढ़ाई और खजाने पे बोझ डाला ताकि मुल्क में डिफॉल्ट स्टेट बने। अब भी ये साइफर का झूठा खत लेके घूमते रहे। उसके बाद में साइफर की जगह निकली एक लॉबिस्ट फर्म। उस लॉबिस्ट फर्म को इन्होंने हायर किया PTI की प्रमोशन के लिए। उस लॉबिस्ट फर्म को हायर किया जो ऐसी कुव्वतों, जिन ममालिक में ऐसी कुव्वतें उनके खिलाफ है, उस फर्म को हायर किया। जो बाइडेन ने जो कल बयान दिया है वो उसी नेरसे में आता है कि उसने ये बयान इसी वजह दिया है कि ये जो लॉबिस्ट फर्म इन्होंने हायर किए उसके ऊपर इन्होंने काम किया सारा। अब आप ये देखें, जिस अखबार ने इनके ऊपर इल्जामात लगाए बरतानिया के, ये जाए ना जाके उस पर लॉ सूट फाइल करें, उनको कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये किसी जगह पे भी नहीं जाते, इनके खिलाफ कोर्ट में केसेस है, ये नहीं जाते। आप इसको देखिए, जिस इदारे को चाहिए तस्दील करते हैं। वो खातून जो जज साहिबा थी उनकी तस्दील करी, सुप्रीम कोर्ट की तस्दील करी। जहां उसको कहो कि भाई आप ये गलत काम करें, कहता मैं कर रही काफी हूँ। यानी ये इस मुल्क का बिगाड़ सियासी इदारों के ऊपर, मगर जो सबसे ज्यादा बिगाड़ इमरान खान ने इस मुल्क में पैदा किया है वो अखलाकी बिगाड़ है। इसकी कीमत इसको उतारनी होगी। कि कौम हम नहीं छोड़ेंगे इसको इस बार इस चीज के ऊपर कि जो अखलाकी एतबार से, जो रीतें, हमारी रिवायात, हमारे अखलाक से, खुलूस से, हमारे जो लोग जिस तरीके से सियासी अखलाकियात रखते थे माजी के अंदर, आप देखिए ना 70 से लेके 2018 तक का निज़ाम, इख्तिलाफात होने के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ राब्ता भी रखते थे, इख्तिलाफ राय भी रखते थे, किसी से मिलते भी थे, बैठते भी थे। माशरे में इस तरह बदगुमानी, नफरत अंगेज टीके जो माशरे बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लगाए इसने, इस माशरे में जो तबाही इस आदमी ने मचाई है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? वो माशरा किस तरह हम ठीक करेंगे? अखलाकी निज़ाम बुलडोज कर दिया गया है। सही, तो लोग अवैस भाई हमारे साथ ही रहिएगा। सरदार सलीम हैदर साहब, ये जो मैंने खान साहब से भी पूछा है, मैं आपसे भी सबसे ही पूछता हूँ कि क्या कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब को बिठा के बैठ के पार्लियामेंट में वो आ जाएं ताकि सब मिलजुल के हंसी खुशी रहते हुए मुल्क की कोई मसाइल कम करें? सैलाब मुतासरीन है बहुत। मैं ख़ुद होके आया हूँ, मेरी टीम होके आई है। मैं जनूबी पंजाब हो, सिंध हो, डेरा इस्माइल ख़ान हो, टांक हो, मैं ख़ुद होके आया हूँ। कसम खुदा की मेरे जहन से वो अभी तक वो नहीं निकल रहे। वो बच्चे, वो बूढ़े जो बेघर हो चुके हैं, जो एलर्जीज का शिकार हैं, जो बीमारियों का इलाज है, ये सारी ज़िंदगी सियासत ही रहनी है इस मुल्क में। सब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये मुल्क जो है वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का एक इनाम है बेशक, और इसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हमारी ये ज़ाती मफादात की जो लड़ाई है, इसकी वजह से इस मुल्क की हालत आपके सामने है। अभी इतना बड़ा एरिया सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन खान साहब आप देखें कि उन्होंने ज़रा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी का लीडर हूँ और पहले ये मुल्क है तो फिर मैं हूँ। लेकिन मैं माजरत से कहूँगा, मेरी ज़ाती जो राय है, शायद वो गलत हो सके,
लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब को किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें बस सिर्फ एक ही सरोकार है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, और वो कुर्सी लेने के लिए उस पर मैं बैठा हूँ, बाकी मुल्क के इदारे तबाह हों, खुदा न खास्ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो, कुछ हो ना हो, मैं इसको एक ऐसी सल्तनत बना दूं जहाँ पे मैं ऊपर पावरफुल होके बैठ जाऊं, और चाहे आर्मी है, चाहे अदलिया है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, उन सब को मैं जो है वो कमज़ोर कर दूं, क्रश कर दूं, और मैं ताकतवर होके ऊपर बैठ जाऊं, और इस पे मुल्क पे जो मैं चाहूँ वो होता रहे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। और जैसे अवैस नूरानी साहब ने कहा, देखें खान साहब से पहले यहाँ पे इलेक्शन भी होते थे, यहाँ पे ज़रूर जो है वो बैड प्रैक्टिसेस भी हुई, लेकिन जो नौजवान नस्ल को तबाह खान साहब ने किया है इस माशरे को, इससे पहले मैंने नहीं देखा इस तरह की सूरत हाल कि आप जिसको मर्जी है, चाहे ये दूसरों पे आवाज़ें कसते हैं ना, तो मैं इनसे जब कहता हूँ तो मैं कहता हूँ जब आपके साथ अपनी बहनें बेटियाँ होंगी और कोई दूसरा आप पे आवाज़ कर सकेगा तो फिर आपको पता लगेगा। और ये उसको फिर फेवर करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं जी बिल्कुल, वो इन्होंने सर्टिफिकेट सारे इन्होंने देने होते हैं कि फलाना चोर है, फलाना डाकू है, जो इनके साथ आ गया ओके, पाक साफ जन्नत के पानी से नहाया हुआ A1 हो गया, और जो इनके मुखालिफ हुआ वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, वो मुल्क दुश्मन है। तो इस माशरे को यकीन करे इमरान खान ने तबाह कर दिया हर चीज़। अल्लाह खैर रखे। देखें कोहिस्तानी साहब, मैंने सवाल भी सरदार साहब से जो किया था, मैं आपकी तरफ भी वो लेके आता हूँ कि कोई रास्ता है ऐसा, क्या वो रास्ता है कि मुझे और इस मुल्क के अवाम को पुरसकून मुआशरा मिल जाए, तहजीब याफ्ता मिल जाए, अदब आदाब वाला मिल जाए, तर्ज तखातुब बेहतरीन हो। मैं भी ये भुगत रहा हूँ, अपने घर में भी भुगत रहा हूँ, लेकिन गल है कि कोई रास्ता तो लभना है ना, कुछ तो तलाश करना है ना। वो क्या है जो आप भी बैठ सकें, खान साहब भी बैठ सकें, इब्राहिम खान साहब, देयर इज़ नो डाउट अब भी मैं देखता हूँ कि ऐसी महफिल में भी बैठते हैं, सबके साथ भी बैठते हैं, इसीलिए आज वो मेरे मेहमान एजाज़ भी हैं, लेकिन कोई रास्ता भी तो निकालना है ना। देखिए सरदार साहब ने बात की, PMLN पीपल्स पार्टी के तलख माजी है, उनकी सियासी मुखालफिन रहे हैं हम एक दूसरे के, मगर वक्त ने हमें इस नेज पे आके खड़ा किया कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ ने की, और 18 अमेंडमेंट आई, इस मुल्क की जमहूरियत को फ़ायदा हुआ, पार्लियामेंट ने 5 साल अपना टेन्योर पूरा करना शुरू किया, मगर फिर एक मॉडल और एक तजर्बा जो है इस मुल्क में पेश किया गया, और जिसने सारी उस रवायात, उस सियासत, उस जमहूरियत को और इस मुल्क के जो आप जो इखलाक की बात करें, उन सब को इस तजर्बे और इस मॉडल ने तबाही के दियाने पे आके खड़ा हो गया है। अब ये मुल्क और ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत अब अफोर्ड नहीं करती कि ऐसे तजर्बे, ऐसे लोग लाए जाएं जो गैर जमहूरी सोच रखते हो। जैसे सरदार साहब ने कहा कि जो कहता है पार्लियामेंट के मेंबर भी मुझे आप पूरे करके दो, आज भी वो यही ख्वाहिशात हैं उनकी। मैं कहता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज पाकिस्तानी में, अगर इमरान खान हमें बता दे कि उसकी वो चाहता है कि मुल्क की सिविल बालादस्ती हो, इदारे मजबूत हो, वो तो ये कुछ नहीं चाहता, उसकी तो ये कोई एजेंडा नहीं है। वो चाहता है 1970 उन्हें कौन, आप क्या समझते हैं, उन्हें कैसे बिठाया जाए कि खान साहब बस कर दियो, क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे गैर जमहूरी कुव्वतें जब भी आई है, उसी तरह एक टेन्योर या दो उनका कोई मुस्तकबल नहीं है। मैं समझता हूँ ये पॉपुलैरिटी का ये गेज करना इस इलेक्शनों में, कोई जब भी जनरल इलेक्शन आएगा, हम देखें हम जमहूरी लोग हैं, हम आवाम के वोट से आएंगे। जब हम मैदान में उतरेंगे, जब सब पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो लेके जाएगी, अवाम अगर कल खान साहब को मुंतखब करती है तो अवाम के फैसले का हम एहतराम करेंगे। अगरचे मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने ये तजर्बा रिजेक्ट कर दिया है, और ये ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ऐसा इमरान खान जैसा कोई इक़्तिदार में दोबारा कोई मॉडल आ जाए। इब्राहिम खान साहब, मैं भाईजान आपसे एक दस्तबस्ता गुजारिश के साथ कि जो मैं सवाल सब की तरफ लेके जा रहा हूँ, आपसे भी यही है, और प्लीज़ मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा अपने सवाल का हिस्सा बनाते हुए कि अब ये जनरल इलेक्शन का ही मुतालबा आपका आखिरी बन चुका है, लेकिन जब ये सारी सियासी जमातें ये कहती रहीं कि करा दे इलेक्शन, तो आपने उस वक्त नहीं माना और फिर इक़्तिदार से भी हाथ धो बैठे। तो अब ये इसके अलावा कोई रास्ता है इलेक्शन के अलावा कि इस मुल्क की कोई
जो कमर सीधी हो जाए और सारे मिलके इस मुल्क की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे सैलाब मुतासरीन के लिए कोई काम कर सकें? जी बिल्कुल, बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रास्ता है, और वो रास्ता वो है जो कि पीपल ऑफ पाकिस्तान को ऑथराइज्ड है, ना कि चंद अफराद को कि वो बैठ के इस मुल्क की तहस नहस कर दें अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके लिए जब एक चीज से इख्तलाफ राय आ जाता है, जब एक चीज का कंसेंसस नहीं है, लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, हुकूमत दूसरी तरफ चल रही है, तो उन हालात में अवाम के पास जाना, नया मैंडेट लेना, लोगों के पास जाके लोगों को ये अख्तियार देना, ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जिसको चाहें वो उसको बना दें, उसके आ जाए आराम से। इसमें ऐसी तकलीफ वाली कौन सी बात है? नहीं सर, मुद्दत देखे आपने उनकी नहीं मानी थी, अब वो कह रहे हैं असि आ गए मुद्दत पूरी करांगे। नहीं, आप मेरी एक मिनट आप बात सुन लेना, मुद्दत कैसे पूरी कर लेंगे? जिस तरीके से ये आए हैं और जिस अंदाज से ये आए हैं, एक मकसद है कन्विक्टेड फैमिली, और फिर उनके साथ मकसद है कि देखें फिर ये देखें जिन अदालतों में आप जाते हैं वही अदालतें सब कुछ देख रही हैं ना। कासिम सूरी साहब की वो सारे मामला तो अदालत ने किए ना भाईजान। यही अदालतें इनको इतवार को बेल भी दे देती है, इनको घर पे बैठ के हुए बेल मिल जाती है। इसी अदालतों में अगर हमें इंसाफ मिलता है, अदालतों में आगे अगर हमें हमारे खिलाफ फैसले भी आते हैं तो इनके खिलाफ अगर फैसले आ जाते हैं, अगर हमारे हक में आए तो एनआरओ हो जाता है, इनके हक में आ जाए तो मतलब वही अदालत में तो वही निज़ाम है ना जिसको आप भी पाकिस्तान के लोगों पे आपको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बैठ के इसका फैसला करें? पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट किया है आपको, मुल्तान में आपको या आपके शहर में आज रिजेक्ट किया है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कराची में भी रिजेक्ट हुए आप, सबके दिल से मान रहे हैं कि मुल्तान में बिल्कुल हुई है। आप नानकाना साहब में भी 4-5 हज़ार के अभी तक लीड है, हो सकता है आप हार जाएं। चले मैं बात सुने, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप ये सबके दिल से ये बात कबूल करें कि आपने किसी के कहने पे या किसी के जमीर खरीदने से नहीं, अवाम के वोट से बन के आना। नहीं खान साहब, मुझे एक बात बताएं, जब इलेक्शन हुए आपकी पार्टी जीती, उसके बाद जहाज आए और गए, और उसके बाद आपने एमक्यूएम को भी साथ मिलाया, दीगर जमातों को भी मिलाया, इलेक्टिबल्स भी ढूंढ लिए। अब अगर इनके पास आ गए तो फिर यहीं तो रहना करो। इनसे पूछे ना, 2018 का इलेक्शन आरटीए स्थान नहीं था। 152 सीट की हमारी मेजोरिटी थी मुल्क में, सबसे बड़ी सिंगल जमात हम थे, और बाकी लोग हमारे एज पार्टी इत्तेहादी आए, वो उन्होंने हमने मिलके वो एक जो है इत्तेहाद के साथ तो अब वो इत्तेहाद उधर कर लिया उन्होंने, आप नहीं पकड़ के रख सके। आप जी मेरी बात सुने, हमें पकड़ के रखने की जरूरत नहीं थी, हमें आपने हमारा पहले दिन ही अब वो खान साहब की जो ऑडियो आई है कि जी 10 बंदे मैं 5 कर लिए, 5 और कर लो, पाना इतना ना करो खुदा दे वास्ते। डीप फेक बातों पे जो है वो अपना ये पहाड़ खड़े कर देना, कोई बात नहीं है। कहाँ की बात, मैं आपको अभी मरियम के उठा के, राना सनाउल्लाह के उठा के 10 वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ के वो अपने बाप को क्या कुछ कह रही है। वो उन्होंने ये बड़ी गलत बात है कि किसी की जो है मुख्तलिफ तकरीरों से वो अल्फाज सुन के आप उनको इंटीग्रेट करके और एक नई फिल्म चला दें। ये डीप फेक जो वीडियोज हैं ऑडियो हैं, इससे अब मुल्क को इस हद तक मकसद है कि डिग्रेड मत करें। इन चीज़ों में कोई ना हकायक है ना हकीकत है, और ना आज तक खान साहब तो बंदे खरीद। अच्छा जी इब्राहिम साहब, मुझे बताएं, अगर इलेक्शन का मुतालबा नहीं माना जाता तो आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, तो उसमें किस अंदाज में करेंगे? मैं बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, हम जमहूरी अंदाज में करेंगे और जमहूरी तरीके से करेंगे, पुरअमन तरीके से करेंगे, अपना एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये जो है हकायक पर नहीं आते और पाकिस्तान के लोगों को ये मौका नहीं देते कि वो डिसाइड करें कि एक 58 वोटों तो ये ऑफर तो हुकूमत भी कर रही है कि पुरअमन रहे, जहां आपको बैठने की जगह मिलती है कानूनी तौर पे वहां बैठ जाएं, नक्शे अमन का खतरा ना हो, ये तो हुकूमत भी कह रही है। फिर मसला की है पाजी? मसला इन्हीं को है ना, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा चले, अब चूंकि वक्त भी कुछ कम है, अवैस नूरानी साहब आप हमारे साथ ही हैं? जी भाई, मैं इंतजार करो, आप मुझे वक्त दें, मैं आपके 2-3 जो बातें हैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। जरूर। देखिए, ये आपने जो इन्होंने फरमाया ना कि ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग है, ये इमरान की खुद की सुप्रीमेसी की जंग है, ये इमरान सुप्रीमेसी की जंग है, सिविल सुप्रीमेसी की नहीं है। और ये कहते हैं इलेक्शन करा दो, क्यों कराएं?
हम अपने टाइम से कराएंगे, जो आईनी हदूद है हमारी उसके हिसाब से कराएंगे, इनकी फरमाइश से थोड़ी कराएंगे। तीसरी बात ये कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड है और नवाज शरीफ ने जो है कौमी खजाना लूटा है, मुल्क के अंदर इसकी करप्शन की है। तो भाई मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके पास 4 साल से आप साबित करते हो उसकी करप्शन, क्यों नहीं किया आपने? साबित करते ना आप साबित। आपने 11 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा, आपने छोड़ दिया, उनका कुछ नहीं मिला। आप मुझे ये बताएं इंसाफ के साथ। ओ भाई, हमने किसी को 11 साल जेल में नहीं रखा भाईजान, थोड़ा सा अपना वो दुरुस्त कर ले रिकॉर्ड। हमने 11 साल जेल में बात ना करें। आप इनसे रखा किसी था। भी आदमी से पाकिस्तान में पूछ लें कि एहसन इकबाल जैसा आदमी करप्ट हो सकता है, शायद खसान अब्बासी जैसा आदमी करप्ट हो सकता है। ये आप इनके मयार देखें और इनके लीडर की साइकोलॉजी देखें कि ये शहबाज शरीफ को जब इसने जेल में रखा तो ये कैमरे से देख के घर पे बैठ के वीडियो देखता था कि वो गद्दे में सो रहा है ना, पलंग मत देना उसको, 3 दिन उसकी कमर में तकलीफ है, उसको गद्दे पे रहने देना, जमीन पे सोएगा। यानी इनकी जहनीत देखें, यही काम इसमें। आप अपने लीडर साहब का थोड़ा सा, नौरानी साहब मेरी थोड़ी सी अर्ज सुन ले। आप अपने लीडर साहब का उठा के देख, शर्रादारी के साथ खड़े होकर तितलियों की बात करने। अच्छा ये नहीं खान साहब, आप देखें जिस तरह नूरानी साहब ने मुसलसल सुना है, आप थोड़ी देर सुन लीजिए। आप देखें सुने, आपने जो हमने फरमाया बड़े नूरानी तामुल से साहब सुना सुनते है। रहे, अब नूरानी साहब को भी ये बनता है कि वो भी उनको आप भी सुने प्लीज पायन। आप मेरे टाइम पे बात न करें, जब आपको मौका मिले आप उससे जरूर बात करें। मैंने आपसे वक्त के बीच में दौरान गुफ्तगू आपको मौखिल नहीं हुआ, आप भी मेरा इसमें रखें। यही मसला है आपके साथ, आपको जो नफरत के टीके लगाए गए, आपका मिजाज इस तरह का हो गया है। आप सियासी कारकुन नहीं है, आप पैराशूटर थे सारे। आपकी जमात के अंदर कोई निजाम नहीं है, आपको इंजेक्ट किया गया है, आपको एयर टाइट करके आपकी तंजीम का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। आपकी 22 साल की जद्दोजहद में आपके पास एक वजीर खजाना नहीं था। आप हमें कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेड शहजाद अकबर, हफीज शेख, उसके बाद आप लगाए तरीन को, अपने जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर लाया, जुल्फी बुखारी, कितने इम्पोर्टेड माल, सारा इम्पोर्टेड माल कचरा कुट्टी आपने अपनी हुकूमत में, अपनी कैबिनेट में भरा। और हमें कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, और फाइजर ले रहे थे, कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है। अमेरिका 6% तक GDP हम लेके गए थे, 6% तक GDP हम लेके गए, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हमने की। आप प्लीज, मैं देखें इब्राहिम भाई, आप पहले भी आते रहते हैं, ये वाहद प्रोग्राम है जिसमें मैं मुर्गे लड़ाने का कायल नहीं हूँ, कसम खुदा की। मैं तो चाहता हूँ कि इज्जत आबरू आदाब में आप हमेशा भाईजान कह के बात करता हूँ, उनको मौका तो दे दीजिए ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाम किस्म की इल्जाम तराशियां हमने आप भी करते रहे। 6% GDP को लेके गए हैं, उसके बाद 6400 अरब रुपए पे हम आपकी और भाईजान GDP बाज कर लागे टेक्निकल। स्पोर्ट्स को लेके गए हैं, उसके अलावा हम जो है आपकी जो है रेमिटेंस। सर बात सुने जरा, वो हजरत को बात कर लेने दे, इसीलिए बरकत रहेगी। यही वजह के जब उलमा का हम इस तरह ख्याल नहीं रखते तो फिर स्यापे पड़ जाते हैं। हजरत तो फरमा रहे हैं कि 11 साल जरदारी को हमने बंद रखा है। भाई नून लीग वालों ने बंद रखा था, नहीं हमने किसी को बंद नहीं रखा। आप ये बताएं इनके खिलाफ किसी ने साजिश नहीं की? इनके खिलाफ साजिश शाह महमूद कुरैशी ने की है, जिसको आज भी चेयरमैन बनना है, और वो ये चाहता है इमरान खान किसी तरह का फारिग हो और उसको खुद चेयरमैनशिप मिले। इनके खिलाफ किसी ने, इनकी जमात से साजिश जो हुई है, ये खुद क्या कहेंगे किसी के खिलाफ साजिश? ये आप क्यों परेशान है? वो कर रहे हैं तो वो उसका भुगत लेगा। आप हमारी पार्टी का इशू है, तकलीफ आप। अच्छा जी, मैं बहुत शुक्रिया कोशतानी साहब आपका, सरदार सलीम हैदर साहब आपका, इब्राहिम खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाहबाज नूरानी साहब थैंक यू वेरी मच। बात करनी थी सैयद मूसा अली गिलानी साहब से, लेकिन अली मूसा गिलानी से, लेकिन उनको मुबारकबाद यहीं से दे देते हैं। बहुत फ़ोन बिजी है उनका, और शोर बड़ा था, और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी बात करना थी कि वो क्या कहते हैं बीच इस इलेक्शन के, लेकिन बात नहीं हो सकी क्योंकि शोर बहुत था और आवाज़ उस तरह से आप तक नहीं पहुँच पानी थी। लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, और मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है। मैं खास साहब से मुखातब हूँ, हाथ जोड़ के, पाँव जोड़ के नहीं, हाथ जोड़ के, और वो ये कहना चाहता हूँ कि खास साहब आप एक फिर हलफ लीजिए, आइए किसी एक नशिस्त पे, एक छोड़ देना, हलफ लीजिए इस मुल्क से वफादारी का, और फिर ये भी हल्फन कह दीजिए कि उसी इलेक्शन कमीशन को जिससे आप मतून करते रहे, जिस पे न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाते रहे, उसके बारे में भी हलफ दे दीजिए कि आइंदा मैं इदारों के बारे में
कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे वो कमज़ोर हों या इस मुल्क की जग हसाई हो। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।